सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज तबीयत थोड़ी नासाज थी। पिछले 2-3 दिन से बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का, लेकिन थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी बहुत लेट नाइट है, शायद 1-1:30 बजे होगा। अब शुरू किया है मैंने। चलिए, कोई नहीं। देखो, मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। कभी बीच में 1 दिन मिस होता है, कभी 2 दिन मिस होते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना? आपको तो बस यूँ ही दिल लगा के सुनना है और हम आपके लिए बेहतरीन चीज़ें देंगे। अभी मैं ये माइक्रो टेस्ट सीरीज जो शुरू की है उसमें करीब एटलीस्ट 10 वीडियोस में डालूँगा। हर यूनिट का, हर हर टॉपिक का वीडियो, मे बी ये 10 में भी 20 भी हो सकते हैं। तो पहला काम अपना ये रहेगा, पहला टारगेट ही रहेगा, इसको अगले अपन 10 या 15 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर मैं कुछ टॉपिक्स लूँगा जो मतलब कहते हैं ना कि आज तक आपके जो डाउट्स इनके बारे में क्लियर नहीं हुए हैं उनको मैं लूँगा और वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा, ठीक है? उसके बाद फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सी टेट के लिए भी, रीट के लिए भी, यूपी टेट के लिए भी, एम पी टेट के लिए, एस टेट के लिए, और वो है पेडागोजी। पेडागोजी दरअसल मेथडोलॉजी वाली पेडागोजी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इसमें तमाम मेथड्स करेंगे हम, तो उसमें कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। बस आप जुड़े रहें। और आपने जो रिस्पॉन्स दिए हैं बहुत अच्छे थे। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने लास्ट में एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि साहब, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में कोई भी बात सिखाई जा सकती है, ये किसने बोला था? 4 ऑप्शंस थे। सही जवाब था जेरोम एस ब्रूनर। 90% बच्चों ने आंसर सही दिया था, ब्रूनर। पर हमने आपको बोला था कि कोई कुछ एक्स्ट्रा बात आपको लिखनी है और वो डिसाइड करेगा कि मैं आपका नाम बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ। फिर भी लगभग बच्चों ने आंसर ठीक दिया, उनको सबको बधाई, धन्यवाद। जेरोम एस ब्रूनर राइट आंसर है। जिन बच्चों ने सही जवाब दिए हैं, साथ में कुछ और लिखा है, मोस्टली मैं आपको बता दूं ब्रूनर के बारे में जो खास बातें हैं वो ये कि एक तो ब्रूनर ने जो 3 स्टेजेस बताई हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आइकॉनिक, माफ़ करें, पहली इनेक्टिव, दूसरी आइकॉनिक और तीसरी सिंबॉलिक। हिंदी में कुछ बहुत से नाम हो सकते हैं। तो इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक जिसने लिखा है उसको भी बधाई। इसके अलावा ब्रूनर के 3 स्टेटमेंट्स हैं जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे तो शायद तीनों को जानते होंगे, आपको ध्यान होगा या आपने पढ़े होंगे। 3 स्टेटमेंट्स में से सॉरी, एक तो हमने पूछ लिया था, ठीक है? एक स्टेटमेंट उनका ये है कि बालक अपनी मान्यताओं के अनुरूप वातावरण से अंतर्क्रिया करके अपने ज्ञान को पुनर्रचित करने एवं पुनः श्रेणीबद्ध करने में बड़ी तत्परता दिखाता है, बड़ी जल्दी दिखाता है। ये उनका दूसरा स्टेटमेंट है। और ब्रूनर का तीसरा स्टेटमेंट, वो भी परीक्षा में खूब आया है, वो ये है कि ब्रूनर चूंकि भाषा और संस्कृति दोनों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, वाइगोत्स्की के समान, इसलिए ब्रूनर के एक स्टेटमेंट में संस्कृति की बात आती है। वो कहते हैं कि बच्चा एक नग्न बंदर नहीं है, बल्कि एक संस्कृति युक्त मानव है जिसका संस्कृति के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा ब्रूनर की कुछ बातें और हैं, जैसे डिस्कवरी लर्निंग, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। डिस्कवरी लर्निंग किसका है? तो ब्रूनर। इसी तरह से ब्रूनर ने एक स्पाइरल करिकुलम भी दिया है। स्पाइरल करिकुलम का मतलब ये होता है कि ब्रूनर कहते हैं कि चीज़ों को रिपीट करके और उसको उसमें मास्टरी हासिल करनी चाहिए, मास्टरी। इसके अलावा ब्रूनर की क्लासरूम की जो चीज़ें हैं, क्लासरूम का जो उनका पैटर्न है पेडागोजी में, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देना चाहिए, आपस में उनको चर्चा के अवसर देने चाहिए, बच्चों को एक्टिव करना है, और जितने ज्ञात तथ्य क्लास में हैं, टीचर के पास, दूसरे बच्चों के पास, सबको आपस में इंटरेक्शन करना चाहिए। और फिर जो चीज़ बच्चे उनके दिमाग से निकल के आए वो एक मौलिक चिंतन होगा, नवीन क्रिएटिव चिंतन होगा। ये निर्मितवाद है, इसी को मृदु उपगम भी नाम दिया जाता है। ओके, तो अब मैं देखो, चूंकि पहला दिन है इसलिए मैं कोशिश मैंने की है कि मैं सभी के नाम बोलूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं। पर फिर भी पहले 2 दिन में जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, राइट आंसर दिया है, उनके नाम मैं जल्दी से बोलता हूँ आज। ओके, चलिए साहब, तो कौन कौन है वो? अंजू सिद्ध, शालू धवन, सुमन चौधरी, विभा बसु, ललिता, पूजा, लड़कियों के नाम आ रहे हैं पहले, सुनीता ढाका, मंजू ढाका, प्रीति, ज्योति, बजरंग प्रसाद, कुलरत्न, मनीष, पवन, हरीश, धानेश, महेंद्र बिश्नोई, लव गुर्जर, महेश गुर्जर, सुमित्रा, महादेव जाट, सौरभ राठौड़, चंचल फौजदार, चांदनी जोशी, मीनाक्षी,
उषा रामलाल, बीरमाराम चौधरी, दीक्षित मीना, रुपेंद्र, राजवंत, कवि यादव, निक शर्मा, दिव्या गौतम, सुमन। इसके अलावा जिनको मेरे हिसाब से जिन्होंने बेस्ट आंसर दिए हैं, जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है जो हम चाहते हैं वैसी बात जिन्होंने लिखी है, उनमें कुछ लोगों के नाम है। पहला नाम है राहुल शर्मा, दूसरा नाम है राहुल बघेल, बघेल की बघेल, ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट भी हैं शायद। ओके, तीसरा नाम है त्रिभुवन देवड़ा, एक नाम है पूजा कंवर, और एक नाम है बबीता कुमारी। एक और कमेंट है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, पर मुझे लगता है ये आईडी उनकी खुद की है कि नहीं है, तो प्लीज़ अपनी सही आईडी से बोला करें। वैसे उनका नाम है, उनकी आईडी है ड्रेकुला वेम्पायर। आपको पता है ड्रेकुला वेम्पायर एक खतरनाक सा नाम है, ठीक है ना? तो ओके, ध्यान रखें आप। तो चलिए, इस तरह से हमने लास्ट वाले की कुछ बात करी। एक प्रश्न मैं आज भी दूंगा, और अब आज कुछ बेहतरीन प्रश्न और हैं जिनकी हम बात करेंगे अभी 1 मिनट में। तो शुरू करते हैं अपना माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 3। ओके, तो दोस्तों शुरू करें। हम्म, चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से ठीक ही होगा। चलिए, ओके, तो आज का पहला प्रश्न फिर वो ये हमने पहले इंग्लिश में लिखा है नीचे, फिर हिंदी में है। हाँ, देखो पहला प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल। मतलब मानव विकास के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, निश्चित प्रतिमान हैं, इनमें से कौन सा एक विकास का प्रतिमान नहीं है। ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है कॉन्टिन्यूटी, दूसरा ऑप्शन है जनरल टू स्पेसिफिक, तीसरा ऑप्शन है रिवर्सिबिलिटी, और चौथा ऑप्शन है ऑर्डरली। हम बात करें हिंदी में तो कॉन्टिन्यूटी हिंदी में बोला जाएगा निरंतरता, जनरल टू स्पेसिफिक सामान्य से विशिष्ट, रिवर्सिबिलिटी उत्क्रमणीयता, और ऑर्डरली क्रमिकता। तो बोलिए कौन सा आंसर होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उत्क्रमणीयता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उत्क्रमणीयता, या फिर इंग्लिश में बात करें तो रिवर्सिबिलिटी। ध्यान देंगे, विकास जिंदगी भर चलता है, जीवन भर चलता है, इसलिए कंटिन्यू है, निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है। और विकास में विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, बल्कि सामान्य से विशिष्ट होता है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सामान्य से विशिष्ट के मायने ये हैं कि साहब, सबसे पहले पता है, अभी अपने रीट में प्रश्न आया था, छोटा बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है। सामान्य का मतलब अपनी होल बॉडी को काम में लेता है। किसी चीज़ को इशारा करना है तो पूरा शरीर ले जाएगा, ठीक है। बाद में धीरे धीरे वो स्पेसिफिक अंग जिनसे हम काम में लेते हैं, एक हमने इसमें मोटर स्किल पे प्रश्न दिया, आगे एकदम क्लियर होगा आपको। तो बाद में स्पेसिफिक चीज़ों को काम में लेता है, ठीक है। पहले जब कहते हैं ना बच्चा हंसता है तो पूरी बॉडी से हंसता है, रोता है तो पूरी बॉडी से रोता है, इसका मतलब पहले वो सामान्य क्रियाएं कर रहा है। किसी चीज़ को उठाना है, पकड़ना है, तो हम एक उंगली और एक अंगूठे से आराम से उठा सकते हैं, स्पेसिफिक है। लेकिन सबसे पहले पूरे हाथ हथेली का प्रयोग करता है, इसको सामान्य से विशिष्ट कहते हैं। हिंदी में व्यापकता से विशिष्ट भी आ सकता है, ठीक है, कुछ और भी नाम आ सकता है। ओके, तो सामान्य से विशिष्ट एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ओके, ऑर्डरली या सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ये बहुत बार परीक्षा में आता है। इसका मतलब ये होता है कि विकास का एक पैटर्न फिक्स है, विकास के कुछ सोपान हैं वो निश्चित हैं, और हम सबको उन्हीं सोपानों से गुजरना पड़ता है, हम सबको उन्हीं स्टेप से होके जाना पड़ता है। इस दुनिया में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो विकास के इन स्टेप्स को स्किप कर जाए या इन स्टेप्स का उल्लंघन कर जाए। सबको उन्हीं सीढ़ियों पे कदम रख के आगे की तरफ जाना होता है, इसलिए कहते हैं विकास ऑर्डरली होता है। ऑर्डरली पे भी बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, आगे आपको बताएंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे आप, विकास उत्क्रमणीय नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता। रिवर्सिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि सिंपल एग्जांपल वो ले सकते हैं आप, जैसे हम बड़े हो गए ना, एक स्टेज को क्रॉस करके आ गए, किशोरावस्था में आने के बाद हम वापस बाल्यावस्था की तरफ नहीं जा सकते, इसलिए कहते हैं कि विकास रिवर्सिबल नहीं है। ओके, तो पहले का आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न देखिए, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए
डैश सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए डैश सोशल स्ट्रक्चर। चार ऑप्शन हैं। पहला है डायनेमिक, दूसरा है स्टैटिक, तीसरा है प्राइमरी, चौथा है सेकेंडरी। प्रश्न समझ में आया आपको? यानी हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता। अनुवांशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। मतलब अनुवांशिकता भी एक सोशल स्ट्रक्चर है, पर किस प्रकार का है? साइकोलॉजिस्ट ने इसको किस प्रकार की सामाजिक संरचना मानी है? तो चार ऑप्शन हैं। पहला डायनेमिक यानी गत्यात्मक, दूसरा स्टैटिक यानी स्थिर, तीसरा प्राइमरी यानी प्राथमिक, और चौथा सेकेंडरी यानी गौण। तो सिंपल सा इसका सीधा सा आंसर याद रखना है। सही जवाब होगा स्टैटिक, स्थिर। क्योंकि अनुवांशिकता में बदलाव नहीं आ सकता, अनुवांशिकता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अनुवांशिकता को अगर हम सामाजिक संरचना माने तो वो स्टैटिक होगी, वो फिक्स होगी, फिक्स। वो डायनेमिक नहीं होगी, ठीक है ना। एनवायरनमेंट डायनेमिक है और हेरिडिटी स्टैटिक है, ये ध्यान रखेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं है। तो इसका आंसर हो गया नंबर 2, स्थिर या स्टैटिक। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न देखिए। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले। ए टीचर फाउंड दैट ए स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग ए स्क्वायर। यानी एक टीचर ये बात जानती है कि उसका स्टूडेंट एक स्क्वायर का चित्र नहीं बना सकता। स्क्वायर समझते हैं? स्क्वायर का मतलब एक वर्ग का चित्र नहीं बना सकता, ठीक है। तो वो क्या करती है? सी अज्यूम्स दैट दिस स्टूडेंट वुड आल्सो फाउंड डिफिकल्ट टू ड्रा ए डायमंड। यानी वो ये जानती है कि वो अभी वर्ग का चित्र बनाने में बहुत उसको मुश्किल हो रही है, इसलिए वो डायमंड का चित्र तो बना ही नहीं पाएगा। ये वो अज्यूम करती है, ये वो मतलब इस बात पे वो महसूस करती है, वो उस बात को भी समझती है। तो फिर वो शिक्षिका शी अप्लाइज विच प्रिंसिपल ऑफ दैट डेवलपमेंट। तो वो विकास के कौन से सिद्धांत को समझ रही है, कौन से सिद्धांत को फॉलो कर रही है? चार ऑप्शन है। पहला है डेवलपमेंट इज सोलिडेरिटी, यानी डेवलपमेंट एक रूप है, समान पैटर्न है सबका। दूसरा डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब है विकास शने शने होता है, धीरे धीरे होता है। तीसरा है डेवलपमेंटल इज ऑर्डरली सीक्वेंशियल, यानी विकास क्रमबद्ध रूप से होता है, पदानुक्रमिक होता है, चरणबद्ध रूप से होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और चौथी बात है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी विकास वैयक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित है। तो बोलिए चार में से कौन सा आंसर होगा? सोचिए, बहुत शानदार प्रश्न है, सी टेट में कई बार आया है, अपने यहाँ राजस्थान में भी पूछा गया है। ओके, तो समझिए बात को। यानी बोलिए सही जवाब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश में और ऑप्शन नंबर 3 हिंदी में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विकास क्रमिक होता है या चरणबद्ध रूप से होता है? क्रमिक होता है या क्या होता है? चरणबद्ध रूप से होता है। डेवलपमेंट इज ऑर्डरली सीक्वेंशियल, ऑर्डरली सीक्वेंशियल। क्या मतलब है इसका? देखिए आप, देखो एक प्रश्न आपने बहुत बार सुना होगा, परीक्षा में पूछा गया है, बताता हूँ कि दो बच्चे हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। एक है ए और दूसरा है बी। ओके, दोनों एक साथ पढ़ना शुरू करते हैं, स्कूल में साथ जाते हैं। एक साल गुजर गया। एक वर्ष के बाद जब उनका असेसमेंट किया गया तो पता लगा कि साहब ए बुक रीडिंग करने लग गया है, ए पुस्तक पढ़ने लग गया। ओके, और बी अभी भी ABCD पढ़ रहा है, बी अल्फ़ाबेट पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? ABCD पढ़ रहा है। यानी दोनों ने साथ शुरू किया था, ठीक है। लेकिन अभी दोनों में कितना फर्क हो गया कि ए तो पुस्तक पढ़ने लग गया और बी अभी भी ABCD पढ़ रहा है या क ख ग पढ़ रहा है। दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों की दर अलग अलग है, यह व्यक्तिगत विभिन्नता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि क्या ए जो अभी बुक रीड कर रहा है वो ABCD वाले रास्ते से होके गया था या उसने कोई और रास्ता अख्तियार किया था? जवाब आएगा कि ए ABCD वाले रास्ते से ही गया था। और बी जो अभी ABCD पढ़ रहा है, किसी दिन ये भी बुक पढ़ेगा तो ये भी कौन से रास्ते से जाएगा? इसी रास्ते से जाएगा जिस रास्ते से ए गया है। इसका मतलब विकास का रास्ता, विकास की दिशा और विकास का क्रम सबका एक ही होता है, एक जैसा होता है। ये बात दीगर है। दूसरी है
कि साहब कोई जल्दी जाता है, कोई धीरे जाता है, लेकिन विकास के जो स्टेप्स होते हैं ये सबके फिक्स होते हैं। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से विकास के स्टेप्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया उसमें ध्यान रखना कि मान लो वर्ग बनाना इस मंजिल पे है, इस सीढ़ी पे है, सॉरी मंजिल नहीं, इस स्टेप पे है, इस सीढ़ी पे है। बच्चा यहाँ पे वर्ग बनाना सीखेगा। अब डायमंड का शेप तो आपने कभी डायमंड देखा है ना, इस ओवल शेप या कोई ऐसा ऐसा शेप है जो बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो डायमंड तो बहुत आगे की सीढ़ी पे है। तो अभी बच्चा यही नहीं पूछा, कहाँ नहीं पूछा, अभी इस स्टेप पे नहीं पूछा है, क्योंकि कठिनाई महसूस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या वो आगे वाली चीज़ कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर हो गया डेवलपमेंट इज ऑर्डरली, या फिर डेवलपमेंट इज ऑर्डरली सीक्वेंशियल, या विकास चरणबद्ध होता है, क्रमिक रूप से होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, अब है प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, और चौथा प्रश्न देखिए, which one of the following is an issue related to development। देखो ये प्रश्न जब हमने लिया तो खास बात एक है, इंग्लिश और हिंदी के टर्म्स किस तरह से दोनों में फर्क पैदा कर देते हैं। आप देखिए, इंग्लिश में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इश्यू रिलेटेड टू डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के बारे में कौन सा इश्यू है। हिंदी में देखिए आप, निम्न में कौन सा विकास से संबंधित कारक है। तो यहाँ जैसे आप 4 ऑप्शंस देखेंगे, पहला है जन्मजात अर्जित, दूसरा है स्वाभाविक पालन, दरअसल ये बाइपोलर कुछ विमाएँ हैं पर देखना आप इनको, जन्मजात अर्जित, दूसरे ऑप्शन में स्वाभाविक और पालन पोषण एक ही बात है, तीसरे में प्रकृति पोषण, चौथा है शैक्षणिक से शैक्षणिक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें विकास से संबंधित कौन सा है, तो हम बोलेंगे सभी हैं, है ना। तो कोई अर्थ नहीं निकला इस बात का, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आया है। लेकिन इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इश्यू, इनमें से कौन सा एक क्या है, इश्यू है, इश्यू। ध्यान दें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इश्यू। माफ करें, एक मिनट, मोबाइल। ओके, इश्यू क्या लिखा हुआ है, इश्यू। तो ध्यान देना, इश्यू क्या होता है। हम कहते हैं ना क्या इश्यू है, मतलब इश्यू है इसका मतलब कोई बात है, इश्यू है इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है इसका मतलब कोई टॉपिक है जिस पे चर्चा होती है। तो यहाँ ध्यान देंगे किस पे, विकास के कौन से एस्पेक्ट पे चर्चा होती है, कौन सी एक समस्या की बात होती है। और यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस जो दे रखे हैं, पहला है कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड, दूसरा है नेचुरल न्यूट्रिशनल, तीसरा है नेचर नर्चर, चौथा स्कोलेस्टिक कोस्कोलेस्टिक। तो जो एक समस्या के रूप में, एक बहस के रूप में, एक कंट्रोवर्सी के रूप में जो चीज़ बहुत प्रचलित है, मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे, वो है नेचर एंड नर्चर। हालांकि देखो नेचुरल और न्यूट्रिशनल बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। इसी तरह से कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक जन्मजात है, एक अर्जित है। ठीक है, तो वैसे ही, लेकिन जो चीज़ फिक्स है, जो अपने आप में स्पेसिफिक है, जो प्रसिद्ध है, जो परिभाषित है, हर कोई जिसको बोलता है, वो है नेचर और नर्चर, प्रकृति पोषण विवाद। क्या बोलते हैं इसको, प्रकृति और पोषण विवाद। यहाँ जो प्रश्न बनते हैं, बहुत से प्रश्न और भी बनते हैं, वो ध्यान रखने वाली बात है कि नेचर क्या है, नेचर का संबंध है हेरिडिटी से, और नर्चर क्या है, नर्चर है इन्वायरमेंट। और हम सब नेचर और नर्चर दोनों में इंटरेक्शन का रिजल्ट हैं, हम नेचर और नर्चर दोनों में इंटरेक्शन का प्रोडक्ट हैं, हम वातावरण और वंशक्रम दोनों की उपज हैं। बहुत बार आपको कोई कहता है ना, कभी भी कहीं भी जहाँ भी आप जाते हो कि साहब आप ऐसे क्यों हो, तो आपका एक ही जवाब होता है, साहब हम ऐसे इसलिए हैं कि हम अपने माता पिता की संतान हैं और हम इस एनवायरनमेंट में रहे, इसलिए हम ऐसे हैं। तो हम कुल मिला के वातावरण और वंशक्रम दोनों में गुणात्मक जो रिश्ता है, अंतर्क्रियात्मक जो रिश्ता है, इंटरेक्टिव जो रिलेशन है, उसका रिजल्ट है। और लेकिन ये विवाद क्यों है, कुछ लोग, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि साहब वंशक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कुछ लोग कहते हैं वातावरण महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कंट्रोवर्सी है। ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलता है, और अगला है प्रश्न नंबर 5। आज मैंने 10 प्रश्न लिए आपके लिए और एक प्रश्न लास्ट में दिया भी है। ओके, तो 5वां प्रश्न देखिए साहब, 5वां प्रश्न है, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन etc. The principal refers this is, फर्स्ट ऑप्शन है
थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, सेकंड ऑप्शन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, थर्ड ऑप्शन है हेरिडिटी, और फोर्थ वन है इन्वायरमेंट। मतलब वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन, यानी हम सब अलग हैं, हम सब में अंतर है, बुद्धि के रूप में ले लें या फिर प्रेरणा के रूप में ले लें। तो ये जो अंतर है वो किससे संबंधित है, या वो क्या कहलाता है, वो किससे रिलेट करता है? ऑप्शन से पहला है बुद्धि के सिद्धांत के बारे में है, या व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, या फिर आनुवांशिकता है, या फिर वातावरण है। तो बोलिए सही जवाब क्या होना चाहिए? ध्यान दें, हम सब अलग अलग हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आप बोलेंगे साहब आनुवांशिकता भी सबके अलग अलग, बिल्कुल है। वातावरण सबको अलग अलग मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है ना। लेकिन आनुवांशिकता और वातावरण मिलके तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं बनता है, इसलिए राइट आंसर है नंबर 2, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ओके, फिर वही हलचल मोबाइल में। चलिए, तो 5 नंबर का हो गया, अब 6 नंबर पे चलते हैं। सॉरी, और मेरे ख्याल से आवाज़ ठीक आनी चाहिए, बताना आप। वैसे हर कोई इस पर कमेंट करने मत लग जाना। ओके, चलिए 6 नंबर। छठा प्रश्न देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाई नेचर इन नेचर डैश नर्चर कंट्रोवर्सी। यानी नेचर और नर्चर का जो विवाद है उसमें नेचर से क्या मतलब है, तो अभी हम बात कर चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द एनवायरनमेंट, वातावरण। दूसरा ऑप्शन है बायोलॉजिकल गिव्स और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस, जैविक विशिष्टताएं अथवा आनुवांशिक सूचनाएं। थर्ड ऑप्शन है टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति की मूल स्वभाव या मूल प्रवृत्ति। और चौथा है कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, यानी भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो ध्यान देंगे, प्रकृति पोषण। प्रकृति पोषण में इंग्लिश में नेचर एंड नर्चर, तो याद रखना, ध्यान रखना, नेचर और प्रकृति का मतलब है केवल और केवल हेरिडिटी, केवल और केवल वंशक्रम, केवल और केवल वो गुण जो हम अपने फोर फादर्स से, अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं। और नर्चर में वो पोषण है, वो वातावरण है, वो माहौल है, वो डाइट है, वो हमारे आराम से लेके परिश्रम और मेहनत तक के तजुर्बे हैं जो हमारा विकास करते हैं। तो विकास में दोनों जरूरी हैं। यहाँ क्या पूछा है, प्रकृति क्या है, प्रकृति। तो ध्यान देंगे, प्रकृति का संबंध चूंकि आनुवंशिकता से है, इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट होगा, बायोलॉजिकल गिव्स और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस, यानी हमें जो अपने जिन से चीज़ें मिली हैं वो, और साथ में ध्यान रखना आनुवंशिक सूचनाएं, वही वाली बात है, वो जैविक विशेषताएं। जैविक विशेषताएं का मतलब ये हुआ कि हम सबकी बुद्धि अलग अलग है, हम सबके मेमोरी अलग अलग है, हम सबके परसेप्शन अलग अलग हैं, हम सबकी रीजनिंग एबिलिटी कैपेसिटी अलग अलग हैं। तो ये सब क्यों हैं अलग अलग? क्योंकि हम सब अलग अलग जिन्स लेके आए हैं इस दुनिया में। हम सबके वो गुण, वो वर्च्यू जो हमें अपने फोर फादर से मिले हैं, वो सबके डिफरेंट हैं। इसलिए कहते हैं कि साहब प्रकृति पोषण में प्रकृति आनुवंशिकता है। हालांकि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है, ये एक बहस का मुद्दा है। चलिए, तो 6 नंबर में राइट आंसर हो गया नंबर 2, जैविक विशेषताएं तथा आनुवंशिक सूचनाएं। बायोलॉजिकल गिव्स, बायोलॉजिकल गिव्स मतलब हमें जो हमारी बायोलॉजी से मिलता है, ठीक है ना। और हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और ध्यान रखना आप, बहुत बार ऐसी बात आती है कि साहब वंशक्रम और वातावरण दोनों में जो इंटरेक्शन है वो हमें हमारे जीवन में आगे किस तरह से प्रभावित करता है, और हम उनके मतलब उनके जो रोल है उनको किस रूप में देखते हैं। तो आप याद रखना, वंशक्रम तो एक तरीके से हमारी एक बाउंड्री डिसाइड कर देता है, बाउंड्री, कि ये इस हद तक, इस लिमिट तक हम जा सकते हैं। और उसके अंदर हम जो खेल खेलते हैं वो खेल डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। तो कहीं ना कहीं एक आउटर लाइन देता है वंशक्रम, हेरिडिटी। ओके, तो 6 में राइट आंसर नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न। चलिए साहब, 7वें प्रश्न में, ओके, चलिए साहब, पहले इंग्लिश में 7th वन पढ़िए। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स पेरिफेरीज
और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द, यानी विकास शरीर के केंद्रीय भाग से शुरू होता है, सेंट्रल पार्ट से शुरू होता है और एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाता है, मतलब एकदम आगे वाले अंगों की तरफ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, दूसरा सिफेलोकोडल डेवलपमेंट, तीसरा प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट और चौथा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। तो मेरे ख्याल से हर कोई इसको समझ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्रोक्सिमो डिस्टल। क्या सही जवाब है? ऑप्शन नंबर 3, प्रोक्सिमो डिस्टल। सही जवाब है प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, सी ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना आप। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत से लोगों के बहुत से कंट्रीब्यूशन हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण योगदान है अर्नोल्ड गेसल का। उन्होंने एक्चुअली एक मैच्योरिटी की थियरी दी है, परिपक्वता का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने दो बेहद खास चीज़ें दी हैं। एक तो दोनों यहाँ पे हैं, एक है सिफेलोकोडल, एक है प्रोक्सिमो डिस्टल। तो इन पे अक्सर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। सिफेलोकोडल को हिंदी में बोलते हैं सिरोपुच्छिए, या सिर से शुरू होके पैरों की तरफ जाना। तो वो आपने देखा होगा, सबसे पहले हेड कंट्रोल करता है एक शिशु, फिर आई कंट्रोल करता है, फिर चेस्ट कंट्रोल करता है। जब चेस्ट कंट्रोल हो जाता है तो फिर वो करवट बदलना सीखता है। जब करवट बदलने लग जाता है तो फिर वो बैठना सीखता है। जब बैठने लग जाता है तो वो खड़ा नहीं होता, बल्कि घुटनों के बल चलना सीखता है। और जब घुटनों के बल चलने लग जाता है तो फिर वो खड़ा होता है। यहाँ विकास की दिशा शुरू होती है सिर से और किधर जाती है? पाँव की तरफ। इसलिए इसको बोलते हैं सेफेलोकोडल। क्या बोलते हैं इसको? सेफेलोकोडल। हालांकि हिंदी में बहुत से नाम आ सकते हैं, कभी आपने पढ़ा हो तो परीक्षाओं में और अपने एनसीईआरटी में बहुत से शब्द हैं। शिरा पदाभिमुखी, कभी आता है मस्तकाधोमुखी, कभी आता है शीर्ष अपादीय, कभी आता है शिरोपुच्छिए। तो हिंदी में कोई भी नाम आ सकता है, लेकिन सेफेलोकोडल जरूर ध्यान रखना है। ओके। दूसरी बात, यहाँ पे एक बेहद खास प्रश्न आपको बताने वाला हूँ मैं। दूसरी बात, प्रोक्सिमो डिस्टल। तो प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब अंदर से शुरू होकर बाहर जाता है। तो विकास की दिशा एक तो हो गई सिर से पाँव की तरफ, ऊपर से नीचे कह सकते हैं इसको। एक हो गई अंदर से बाहर, तो इसको अंदर से बाहर भी कह सकते हैं। इसको निकट से दूर भी बोलते हैं। प्रोक्सिमो का मतलब नज़दीक, और डिस्टल मतलब दूर, तो निकट से दूर। इसको हिंदी में समीप दूराभिमुखी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको केंद्र से परिधि की ओर भी बोलते हैं, इसको केंद्र से शिरों की ओर भी बोलते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ध्यान रखना कि जब हमारे कंधों का विकास हमारी भुजाओं से पहले होता है, ठीक है ना। यानी अंदर वाले पार्ट्स का विकास पहले होता है, बाद वाले का बाद में होता है। हमारी कलाइयों का विकास हमारी हथेली से पहले होता है, हथेली का विकास उंगलियों से पहले होता है। तो याद रखना, अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए कि सबसे अंत में उंगलियों का विकास होना सेफेलोकोडल होगा कि प्रोक्सिमो डिस्टल, तो आप क्या बोलेंगे? प्रोक्सिमो डिस्टल होगा, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज हैं ये एकदम शिरों पे हैं। शिरों का विकास सबसे अंत में होता है, ये प्रोक्सिमो डिस्टल है। आपको बताया ना, जन्म से पहले प्रसव पूर्व अवस्था में वो जो 3 लेयर हैं, मिसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, तो उसमें सबसे पहले क्या बनता है पता है आपको? सबसे पहले हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम और हार्ट बनते हैं, जो एकदम केंद्र में है, और बाद में बाहर वाली चीज़ें बनती हैं। ओके। एक प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा गया है, जरा बताना ध्यान से। हम पूछ रहे हैं आपको कि साहब, चलिए एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ। सबसे पहले शिशु के सिर का विकास होता है, ये कौन सा सिद्धांत है? तो आप बोलेंगे सेफेलोकोडल। ओके। सबसे अंत में हमारी उंगलियों का विकास होता है, ये कौन सा सिद्धांत है? तो बोलेंगे प्रोक्सिमो डिस्टल। ओके। सबसे अंत में पैरों का विकास होता है, तो क्या बोलेंगे? बोले सेफेलोकोडल की प्रोक्सिमो डिस्टल। जवाब है सेफेलोकोडल, क्योंकि पैरों का अंत में हुआ, सिर का पहले हुआ। लेकिन अब हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो अपने यहाँ पे आया है, वो क्या है? सुने ध्यान से कि शैशवावस्था में या जन्म के बाद शिशुअवस्था में या जन्म के बाद आरंभिक वर्षों में सर्वाधिक तीव्र गति से किसका विकास होता है? ऑप्शन सुनिए। सिर का, हाथों का, धड़ का, या फिर पैरों का? तो इसका राइट आंसर होगा पैरों का। आप बोलेंगे साहब सिर का विकास पहले होता है। हाँ, तो पहले हो गया, गर्भावस्था में हो गया वो। तभी तो आपको पता है ना, नवजात शिशु के सिर की लंबाई और बाकी शरीर की लंबाई हम नापें तो 1:4 होता है, 1:4 का रेशियो होता है।
होता है ना, इसका मतलब सिर तो पहले ही विकसित हो चुका है, अभी पैरों का समय है। इसलिए शिशुअवस्था में सबसे तीव्र गति से विकास किनका होता है? पैरों का होता है, ये ध्यान रखना। कौन जाने, किसी न एग्जाम में आपको मिल जाए। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए साहब, 8वां प्रश्न। और 8वां प्रश्न देखें, द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम, बहुत ध्यान से करना है इसको, ये प्रश्न आया था और बहुत से लोग इसलिए गलत कर गए। देखो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कभी भी जैसे आप किसी के वीडियोस देख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं आप, तो इसमें जरूर ध्यान रखना आपको कि आपको ये नहीं करना है इतना, मतलब आज इस भागदौड़ भरी, इस भागदौड़, मतलब यूट्यूब पे इतना रश है, इतना ट्रैफिक है, इतने लोग हैं, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, वो ठीक ही दे रहे होंगे, लेकिन फिर एक परीक्षार्थी भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको वो क्या करता है, बहुत जल्दबाजी में, कई बार तो मैंने देखा है कि वो आप सबसे पहला काम तो वो करते हैं, मेरे उत्कर्ष की क्लासेस, मेरे को बच्चे बोलते थे, वो प्लेबैक स्पीड बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, फास्ट 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 फास्ट, है ना, बहुत जल्दी रहती है ना, जल्दी नहीं करनी है। एक दूसरा काम क्या करते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं, आप जल्दी से वीडियो देखा, प्रश्न देखा, उसका आंसर देखा, ओके, या तो लिख लिया या ओके, अगला अगला, फिर दूसरी वीडियो में भागे, फिर तीसरे में भागे। नो, ऐसा नहीं करना है। जहाँ सुनना है, जिसको सुनना है, मन लगा के सुनना है, ध्यान से सुनना है, श्रद्धा से सुनना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ओके, ऐसा पता है क्या होता है, इसका असर, इसका 10%, परीक्षा में 10% चीज़ें हमारी तब गलत हो सकती हैं जब हम चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ते। और चूंकि जल्दी भागने की, पढ़ने की आदत थी ना हमें, तो आदत परीक्षा में भी रहती है, और वहाँ पे हम फटाक से देखते हैं। जैसे मेरे कोई वो साथी थे, वो कह रहे थे कि साहब परीक्षा में प्रश्न आया था कि साहब महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम है, और पहला ही ऑप्शन था चेतक। तो चेतक पता नहीं कितनी बार सुना था, तो चेतक करके आ गए, जबकि चेतक तो घोड़ा था। चौथा ऑप्शन, चार ऑप्शन पढ़े ही नहीं हमने। ओके, पहला ऑप्शन सेफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, मतलब पहला जो खाली स्थान है उसमें सेफेलोकोडल, दूसरे में प्रोक्सिमोडिस्टल, ये ऑप्शन नंबर 1 बोलता है। दूसरा बोलता है ऑपोजिट, पहले में प्रोक्सिमोडिस्टल, दूसरे में सेफेलोकोडल, तीसरे में ग्रोस मोटर, चौथे में फाइन मोटर, फाइन मोटर ग्रोस मोटर। अब देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, इंग्लिश और हिंदी, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, रिपीट हुआ है, ध्यान देंगे। चालक विकास किधर से किधर तक होता है, ठीक है ना। अब चालक विकास, मोटर डेवलपमेंट, ओके, गामक विकास, ठीक है ना। अब पहला है शिरोपुच्छीय निकट दूर, ठीक है। दूसरा निकट, शिरोपुच्छीय निकट दूर मतलब निकट, शिरोपुच्छ्य से निकट दूर तक होता है। तो क्या ये सही है? नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे। दूसरे में निकट दूर पहले आ गया, शिरोपुच्छ्य बाद में आ गया। तीसरे में अपरिष्कृत से परिष्कृत होता है। अब अपरिष्कृत जब शब्द आया था तो लोग समझ ही नहीं पाए थे ये क्या है। तभी मैं कहता हूँ कि इंग्लिश के टर्म्स लगभग 30%, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, 30% चीज़ें सिर्फ इसलिए बेहतर हो जाएंगी कि आप इंग्लिश वाले टर्म्स को देखोगे, और हम आपको ये जरूर करवा के छोड़ेंगे, इसलिए हम आपसे मिले हैं, इसलिए ऊपर वाले ने आपसे हमें मिलाया है। तो देखो, अपरिष्कृत, परिष्कृत, और चौथा ऑप्शन है परिष्कृत अपरिष्कृत। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, लेकिन जैसे आप इंग्लिश देखेंगे तो सॉरी, अपरिष्कृत है ग्रॉस मोटर स्किल्स, और परिष्कृत है फाइन मोटर स्किल्स। तो ध्यान देंगे, ग्रोस मोटर स्किल्स वो हैं जिनमें हमारी होल बॉडी इन्वॉल्व होती है, या बड़ी मांसपेशियां इन्वॉल्व होती है, जैसे भागना, चढ़ना, दौड़ना, तैरना, ड्राइविंग करना, खेलना आदि। और फाइन मोटर स्किल्स वो होते हैं जिनमें हमारे कुछ सूक्ष्म मसल्स काम आती हैं, जैसे कि लिखना, जैसे कि आईब्रो बनाना, जैसे बटन बंद करना, जैसे जूते के लेस बांधना, जैसे कि कागज़ कटिंग करना, जैसे या कोई और, ठीक है। तो छोटी मसल काम आती है, वो तो हो गया फाइन मोटर स्किल, फाइन फाइन काम हो गया उसमें, ठीक है ना। और पूरी बॉडी काम में आती है या बड़ी मसल्स काम आती हैं, तो वो हो गया ग्रोस मोटर। तो हमेशा याद रखना, मोटर डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है, और वो ये है कि पहले पहले स्थूल कामक कौशल विकसित होता है। क्या होता है? स्थूल कामक कौशल विकसित होता है, और बाद में सूक्ष्म कामक कौशल विकसित होता है। सिंपल वो एग्जांपल है, अपने रीट में आया था, व्यापक से विशिष्ट, वहाँ भी यही है। पहले एक बच्चा किसी पेन को उठाता है तो पहले पूरे हाथ को काम में लेता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होगा वो पर्टिकुलर एक उंगली और अंगूठे को काम में लेगा। तो फाइन चीज़ बाद में हुई ना, लिखना फाइन है, ठीक है, और ग्रोस चीज़ें पहले काम आ गई, ठीक है ना। तो याद रखना, 8वें नंबर के प्रश्न का सही जवाब हो गया अपरिष्कृत से परिष्कृत। और अपरिष्कृत और कुछ नहीं है, ग्रोस मोटर को ही अपरिष्कृत कहते हैं और फाइन मोटर को परिष्कृत कहते हैं। तो 8वें का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें अनुवांशिकता और वातावरण के बारे में एक बात है, वो क्या है, ध्यान से समझना। विच इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी इनमें से कौन सा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के रोल के बारे में सही ऑप्शन है। ओके, पहला ऑप्शन है गुड केयर, गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर ए चाइल्ड इज बोर्न विद। कितनी शानदार बात है, यानी अच्छी देखभाल और अच्छी डाइट। देखभाल और डाइट क्या है, आनुवंशिकता है कि वातावरण है, वातावरण है। तो ये वातावरण जो है, अच्छी देखभाल और डाइट, ये उस डिसऑर्डर को, उस असामान्यता को, उस डिसेबिलिटी को, उस अशक्तता को जो जन्म से बच्चे में है, दूर कर सकते हैं। तो बोलिए क्या ये बात सही है? जवाब है ये बात सही नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखने की है कि इस ऑप्शन में नेचर और नर्चर का जो कंट्रोवर्सी है, उसमें किसको महत्वपूर्ण माना गया है? तो जवाब है नर्चर को, यानी पहला ऑप्शन वातावरण की अहमियत को साबित करता है, जो कि सही बात नहीं है। ओके, दूसरा ऑप्शन देखिए, एनवायरमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। दूसरा ऑप्शन भी एनवायरमेंट की सुप्रीमेसी बताता है, लेकिन क्या कहते हैं इसमें कि एनवायरमेंट महत्वपूर्ण रोल तो निभाता है, पर वो किस में निभाता है? वो केवल बच्चे की लैंग्वेज के विकास में निभाता है। तो यहाँ एक तरीके से एनवायरमेंट के रोल को छोटा भी कर दिया इन्होंने, इसलिए ये भी सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एनवायरमेंट केवल लैंग्वेज में ही थोड़ी है, और भी बहुत 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 सी चीज़ें हैं जो एनवायरमेंट के कारण से विकसित होती हैं। ओके, तीसरी बात, तो एक तरीके से बी ऑप्शन सुप्रीमेसी साबित नहीं करता, बी ऑप्शन एनवायरमेंट को छोटा करके बताता है, कमतर करके बताता है, तो ये राइट नहीं है। ओके, फिर 4 नंबर देखो आप पहले, डी। चौथा है एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म, यानी सीखने की योग्यता और प्रदर्शित करने की योग्यता या निष्पादन की योग्यता, उपलब्धि की योग्यता, इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। यानी हम जो भी सीखते हैं, सीख सकते हैं, जो भी परफॉर्म करते हैं, वो केवल और केवल हमारे जीन्स के कारण से होता है। मतलब ये चौथा ऑप्शन किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण सुप्रीम बताता है? ये बताता है हेरिडिटी को, ये बताता है अनुवांशिकता को। तो क्या अनुवांशिकता वातावरण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं है। क्या वातावरण अनुवांशिकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। फिर तीसरा जो कि राइट है वो क्या है? सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाई हेरिडिटी एंड अदर्स बाई इन्वायरमेंट। यानी कुछ खास चीज़ें हैं जो हेरिडिटी के कारण से, और कुछ खास चीज़ें हैं जो वातावरण के कारण से विकसित होती हैं, प्रभावित होती हैं। इसलिए राइट आंसर हो गया सी। कौन सा हो गया? सी राइट आंसर है। हिंदी में देखिए आप, अनुवांशिकता और वातावरण के बारे में सत्य है। पहला है अच्छी देखभाल व पोषण से बालक की जन्मजात अशक्तता को दूर किया जा सकता है। ये बात गलत है, सही नहीं है। ये बात क्या है? गलत है, सही नहीं है। और ये वातावरण और वंशक्रम में किसको ज़्यादा महत्व देती है? जवाब है वातावरण को। दूसरा ऑप्शन, वातावरण केवल बालक के भाषा विकास के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये बात भी क्या है? गलत है, क्योंकि वातावरण को बहुत कम बता रही है, वातावरण बहुत चीज़ों पर प्रभाव डालता है। ओके, चौथी बात हमने देखी थी, सीखने व निष्पादन की योग्यता पूर्णतः जीन्स पर आधारित है, ये भी गलत है। ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये वंशक्रम और आनुवंशिकता को ज़्यादा महत्व देता है, जबकि दोनों समान बराबर नहीं कहेंगे, दोनों इंटरेक्टिव हैं। इसलिए विकास के कुछ पहलू वातावरण से और दूसरे पहलू अनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं। तो तीसरा राइट आंसर है। तीसरा क्या है? राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो आज का आखिरी प्रश्न है। बहुत रात हो गई है हमारी, तो आप तो मॉर्निंग में आराम से सुनना इसको। वो क्या है? 10वां प्रश्न देखिए। चलिए साहब, ओह, मिस्टेक ही हुई कि 10th वाला जो है उसको हमने हिंदी में नहीं लिखा। कोई बात नहीं, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो लास्ट वाला 10th है, वो आपके लिए एक प्रश्न है जो हम आपको दे रहे हैं, अगले वीडियो में आप बताओगे उसके लिए। चलिए ये देखिए आप, कोई बात नहीं, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड, यानी इनमें से कौन सा करेक्टराइज करता है, मतलब विशेषता बताता है किस चीज़ की? मिडिल चाइल्डहुड की।
यानी बाल्यावस्था की, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताता है, कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए साहब, वैसे मैं आपको बता दूं, अभी चाइल्ड डेवलपमेंट पे बहुत से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, प्रश्न हैं जो मैं लूँगा। तो अगली शायद 2 या 3, एटलीस्ट 2 माइक्रो सीरीज तो अपन करेंगे जिसमें इन्हीं को लेंगे हम, ठीक है ना, तो सब कुछ क्लियर होगा आपको। चलिए, तो मध्य बाल्यावस्था के बारे में। मध्य बाल्यावस्था दरअसल पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, इसका मतलब उत्तर बाल्यावस्था भी हो सकती है, मध्य भी हो सकती है, या केवल बाल्यावस्था बोले तो वो भी हो सकती है। फिर मैं कंसेप्ट जब आपको कराऊंगा तो बात करूंगा इसकी। अभी आप समझ लें कि मध्य बाल्यावस्था के बारे में कौन सी बात सही है, कौन सी इसकी विशेषता है। ऑप्शन एक, फिजिकल ग्रोथ। ऑप्शन एक, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट वेरी रैपिड पेस। यानी रैपिड पेस का मतलब तीव्र गति से। तो शारीरिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से मध्य बाल्यावस्था में होती है। बोलिए बात सही है कि गलत है? गलत है। तो यहाँ पे आप देखें, ध्यान दें, यहाँ पे वो जो 4 चक्र हैं मेरिडिथ के, वो 4 चक्र आपको ध्यान ध्यान रखने हैं। इसमें जरूर प्रश्न आता है कि जिंदगी की शुरुआत के 2 या 3 वर्ष, 2 to 3 years, पहले 2-3 वर्ष तो शिशुअवस्था के होते हैं। पहले 2-3 वर्ष फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेज गति से होता है। उसके बाद जब शुरू होती है बाल्यावस्था तो वो मंद गति से होता है। तो पहले तीव्र हुआ 2-3 वर्षों में, फिर वो धीमा हो गया। उसके बाद जब किशोरावस्था शुरू होती है तो किशोरावस्था के शुरू के 2-3 वर्षों में वापस वही स्पीड आ जाती है जो जिंदगी के आरंभिक 2-3 वर्षों में थी। और उसके बाद फिर धीमा होता है और वो मेच्योरिटी तक धीमा चलता है। तो 4 चक्कर हो गए, पहले तीव्र, फिर धीमा, वापस तीव्र, वापस धीमा। तो यहाँ ये जो दरअसल दूसरे स्टेज की बात है, ये तो फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे मंद होता है, स्लो होता है, रैपिड पेस पे नहीं होता। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स। याद करें जेन पियाजे, यानी एब्स्ट्रैक्टली अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है और साइंटिफिक रीजनिंग शुरू हो जाती है। क्या बाल्यावस्था में शुरू होता है? नहीं होता साहब, ये चौथे स्टेज में होता है। ओके, तो ये भी गलत है। तीसरा देखिए, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, यानी चिल्ड्रन यहाँ पे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। सोचना तो शुरू, आपको बताया ना, हमने बात करी थी, कब शुरू कर देते हैं? 1.5 वर्ष से चिंतन शुरू हो जाता है। पर वो इरेशनल था, ठीक है ना। ये चिंतन, ये कह रहे हैं कि सब बाल्यावस्था में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, पर खास बात है मूर्त चिंतन ही करता है केवल। तो बोलिए बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन। चौथा देखते हैं, लर्निंग अकर्स प्राइमरीली थ्रो सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज। तो सिंपल सेंसरी मोटर शब्द आ गया तो आप आराम से पता लगा लेंगे कि सब सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज, ये तो प्री चाइल्डहुड की बात है, ठीक है ना, मिडिल चाइल्डहुड की बात नहीं है, ठीक है। प्री चाइल्डहुड और शिशु अवस्था में कोई फर्क नहीं होता, बताएंगे, उसकी बात करेंगे हम। तो इसमें राइट आंसर नंबर 3। कौन सा राइट होगा? नंबर 3, तीसरा राइट है। हालांकि ये हिंदी में नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ देंगे तो आपको हिंदी में भी दे देंगे, इसमें चिंता की बात नहीं है। पीडीएफ शेयर करना और हम सब शुरू कर रहे हैं, और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊं। अभी मैं फिर वही बात है, मैं उसी चौबारे से मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। इस जगह बहुत लकी है, मैं आपको बताऊँ, उस पर कभी बात करूँगा फिर बैठ के। मैं मेरी ज़िंदगी में जब जब मैंने ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया था तो स्टार्टिंग में बहुत जगह असफल हुआ था मैं एग्ज़ाम्स में, क्योंकि बिना बिना तैयारी के ऐसे परीक्षाएं दी थी। फिर यहाँ बैठ के, इसी जगह बैठ के मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी रातों को। जब आप कर रहे हो ना, जो अभी जाग के रातों को कर रहे हैं, तो हमने भी की थी। तो फिर बहुत सक्सेस मिली थी हमें, काफ़ी एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हुए थे। तो इस जगह मुझे लगता है कि अच्छी है, लकी है आपके लिए भी। हम यहाँ बैठ के आपको कुछ बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि अभी काफ़ी रात हो गई, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है। अगले वीडियो में बहुत कुछ और भी देंगे, बहुत सी और भी बातें करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब आखिरी में एक बात करेंगे, और वो है, एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं जो आपको जवाब देना है, ठीक है। और इस बार बहुत ज़्यादा लोगों के नाम नहीं बोल पाएंगे शायद, तो जो बेस्ट 3 टॉप जिनके जवाब होंगे ना, उनके उनके नाम हम लेंगे इसमें, ठीक है ना। और ध्यान से पढ़ना है, पियाजे का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। एक बालक ने सेब को देख के बोला, यह टमाटर है। बालक ने सेब को देखा और बोला, इट्स टोमेटो। था एप्पल, पर बालक उसको क्या बोलता है? ये टमाटर है। पियाजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आत्मीकरण, इंग्लिश में असिमिलेशन। दूसरा ऑप्शन है समायोजन,
इंग्लिश में अकोमोडेशन, थर्ड ऑप्शन है अनुकूलन, इंग्लिश में अडेप्टेशन, या फिर चौथा ऑप्शन साम्य धारण, इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिएशन। तो अगली वीडियो में आप इसका जवाब देना विद लॉजिक, ओके। और ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मेहनत करिए, क्योंकि अभी जो 20 अप्रैल की डेट है उसको हार्ड एंड फास्ट आपको मान के चलना है। साइकोलॉजी की चिंता हम पे छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं कुछ लोग पूछ रहे थे बुक के लिए, तो बुक में आपको बताऊं, अगले वीडियो में मैं बुक के बारे में बताऊंगा। और बुक में कहीं ना कहीं देखो हर बार ये रहता ही है, कोई एक आध प्रिंटिंग मिस्टेक भी अगर हुई है तो उसको मैं क्लियर करूँगा, और पूरी डिटेल में हम उसकी भी बात करेंगे, ओके। तो काफ़ी रात हो गई, अभी सब लोग गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, शबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।